और पिछली क्लास में अपन कर्व या वक्र पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो आज अपन कर्व या वक्र में एक दो पॉइंट्स हैं और प्लस डिफरेंशिएशन या अवकलन, वो चीज़ें और पढ़ेंगे। सब फेयर कॉपी में ही नोट डाउन करना, सब कुछ ये जो चल रहा है ये बेसिक मैथ्स है, ये आनी चाहिए फिजिक्स में, ठीक है। तभी फिजिक्स आपको आ सकती है और पूरे 11th-12th में 2 साल तक जो मैथ्स आएगी वो सारी मैथ्स सीख रहे हैं अपन। तो इसमें वक्र या कर्व अपन ने सीख लिए थे। आओ आप लिखते चलो क्या क्या याद है आपको। तो एक बार अपन कर्व्स या वक्र को फाइनल टच दे देते हैं, क्या क्या हमें याद है, एक एक लाइन लिखते चलते हैं और बता दीजिए आपको ये सब याद है कि नहीं है। सबसे पहले तो बताइए, वक्र या कर्व बनाने के लिए आपको हमेशा चाहिए एक इक्वेशन, आपको चाहिए हमेशा एक समीकरण, और वो वक्र या समीकरण में आपके पास एक x होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। और ये x और y ये जो दोनों राशियां हैं, ये जो दोनों भौतिक राशियां हैं, ये जो दोनों अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी, परिवर्तित होती रहेंगी, ठीक है ना। ये सब हमने पढ़ लिया है। एक बार बेसिक सा रिवीजन देख रहे हैं कि हमने पिछले 3-4 क्लासेस में क्या पढ़ा है, वो आप देख लो अच्छे से। फिर आज का टॉपिक चालू करते हैं। तो वक्र या कर्व वो हमने पढ़ा था। वक्र या कर्व कभी भी बनाना पड़ेगा तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक इक्वेशन होनी चाहिए, एक समीकरण होना चाहिए जिसमें क्या आना चाहिए, x और y आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ इक्वेशंस, कुछ वक्र देखे थे। बताइए अगर x और y दोनों की पावर 1 होगी तो वक्र या कर्व क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, जिसको प्यार से आप क्या बोलेंगे, सरल रेखा। रेखा जो सरल है वो आएगी अगर x और y दोनों की पावर कितनी आ जाएगी, 1। और इस सरल रेखा के लिए, इस स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन आती थी y = mx + c। जो जो हमने पढ़ा दिया है ना वो बता रहा हूं मैं, आप देख लेना कि ये सब हमने घर पे वापस से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो y = mx + c आई थी। इसमें c क्या होता था, इसमें c होता था y एक्सिस पर लाइन कहाँ कट कर रही है वो पॉइंट होता था। m क्या होता था, स्लोप होता था, ढाल होता था, tan थीटा इसकी वैल्यू होती थी। थीटा कहाँ से मेजर मापन होता था, प्लस x एक्सिस प्लस x डायरेक्शन से, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। आपने नहीं पढ़ा हो तो घबराने का नहीं, आपकी वापस से क्लास होगी। अगर कोई नया बैठा हो, सर मैंने तो आज ही दर्शन दिए हैं आपको, तो वो उसकी आगे क्लास हो जाएगी। और एक और इक्वेशन मैंने लिखी थी, x/a y/b = 1। ये इक्वेशन हमने कब लिखी थी, जब x एक्सेस पर डिस्टेंस कितनी आएगी, a, और y पर डिस्टेंस या दूरी कितनी आएगी, b। तो ये सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन आपको बताया गया था, ठीक है ना। पहला वक्र या पहला ग्राफ, ये सब चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, आपको पता होनी चाहिए। और नहीं पढ़ी होंगी तो इंतज़ार कीजिए, जब आपको पढ़ाई जाएंगी तब सब समझ में आ जाएगा। और दूसरा, अगर किसी एक की पावर 1 होती और किसी एक की पावर 2 होती तो फिर ग्राफ या वक्र क्या आने वाला है, पैराबोला आने वाला है, जिसको आप प्यार से परवलय भी कह सकते हो, ठीक है। देखते ही ग्राफ याद करना है ये सब अपने को। इसमें कुछ 3-4 चीज़ें बताई थी आपको। जिसकी पावर 1 होगी, जिसकी पावर 1 होगी उधर ही इसका क्या होगा, माउथ ओपन होगा, बताया था आपको। जैसे ये x की पावर 1 है तो इसका वक्र, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा कि माउथ इसका किधर खुला हुआ होगा, x की पावर 1 है उधर खुला हुआ होगा। और क्या बताया था इसमें, और इसमें अपने को बताया था, हाँ, हमेशा माइनस जो है ना वो कभी स्क्वायर के पास नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे कल को इक्वेशन आती x = -y², तो बताया था स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, धनात्मक रहता है, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन कितनी बन जाती, -x = y²। तो इसका मुंह किधर खुल जाता, -x की तरफ खुल जाता। ये बताया था आपको। और क्या बताया था इसमें, और जो भी स्क्वायर में दिखेगा उसे आप 0 करोगे तो ये वाला पॉइंट, ये वाला बिंदु आपको मिल जाएगा। ये सब बताई हुई थी पॉइंट आपको, तो ये सब याद रखने का। कांस्टेंट जोड़ोगे, नियत राशि जोड़ोगे, शिफ्टिंग हो जाएगी, वो सब यहाँ से पता लग जाएगा अपने को। तो ये दूसरी पॉइंट आया था। तीसरा पॉइंट अपने पास बताइए, x और y व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते तो रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, आयताकार, अतिपरवलय, वक्र या ग्राफ आना चाहिए था, ठीक है। और वो कैसा आता था, वो इस तरीके का आता था, सर ये चारों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हैं। ये कब आएगा, जब x × y पॉजिटिव, ये भी कब आएगा, x × y पॉजिटिव, ये x × y नेगेटिव, और ये भी x × y नेगेटिव। ये सब पढ़ लिया है हमने, ठीक है।
पूरी 2 साल तक 1 साल तक जब तक आप नीट जेईई मेंस का पेपर नहीं देते हैं, भगवान के लिए ये सब याद करना पड़ेगा। सर्कल आया था, वृत्त आया था, तो सर्कल की इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसका सेंटर या केंद्र कहाँ पे आएगा, 0,0 पे सेंटर या केंद्र रहेगा। इसका रेडियस या त्रिज्या कितनी रहेगी, आर रहेगी। एक और इक्वेशन बताई थी x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसका सेंटर या केंद्र कहाँ होगा, h कॉमा के। इसकी रेडियस या त्रिज्या कहाँ रहेगी, आर रहेगी। ये सब हमने पढ़ लिया है। आपको ऐसा लग रहा हो कि ये क्या हो रहा है, तो फिर इसका मतलब आपने घर पे पढ़ा नहीं है, और अगर नए नए आए हो तो आपको 1-2 दिन बाद हम वापस से पढ़ा देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये सर्कल याद रखना है, वृत्त के लिए याद रखना है। और सर्कल के लिए 2 और पॉइंट आए थे। सर्कल के लिए एक आपके पास चाप या आर्क, इसकी लेंथ कितनी होती थी, आर थीटा, और एक इसकी कॉर्ड आती थी, उसकी लेंथ होती थी 2r साइन थीटा बाय 2। लिखवाई हुई हैं आपको, ये सब प्रूफ करवाए हुए हैं। ये सब याद करना है अपने को, ताकि क्वेश्चन फिजिक्स में ओरली हो जाएं। तो ये सब प्लीज याद कर लेना। सर्कल की कंडीशन होती थी कि एक पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जैसे ये सर्कल बना, मान लीजिए ये सर्कल या वृत्त बना, तो हमेशा सेंटर से किसी पॉइंट P की डिस्टेंस वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, और केंद्र से दूरी नियत रहेगी। वो दूरी हो क्या कहते थे हम, रेडियस कहते थे, त्रिज्या कहते थे। ठीक है, इसी के जैसे हमारे पास एक 5th एलिप्स आया था, एलिप्स या दीर्घवृत्त, उसकी इक्वेशन बताई थी आपको, नहीं बताई एलिप्स वाली इक्वेशन। एलिप्स केवल लिखवाया था, एलिप्स आपको एलिप्स, और नहीं लिखवाया है तो अभी आज लिख लेंगे, एलिप्स छोड़ दीजिए। एलिप्स के आगे और कुछ लिखवाया था आपको, एलिप्स के आगे आपको 2-3 कंडीशन लिखवाई थी। एलिप्स बनने की कंडीशन मेरे को याद आ रहा है, ये लिखवाई थी कि 2 सेंटर होते थे, 2 वृत्त होते थे, एक सेंटर C1, एक सेंटर C2, एक पॉइंट P। तो अगर इन दोनों का एडिशन C1P प्लस C2P कांस्टेंट हो जाए तो क्या बनने वाला है, एलिप्स या दीर्घवृत्त बनने वाला है। और उस समय लिखवाई हुई है इक्वेशन आपको, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 लिखवाया हुआ है इक्वेशन आपको। इसको ड्रॉ करना भी बताया हुआ था आपको। तो ये सब लिखवाया हुआ है, प्लीज याद कर लेने का। कंडीशन याद करनी है, एक ही सेंटर एक ही केंद्र दिखा तो उसे सर्कल कहते हैं, वृत्त कहते हैं। 2 सेंटर दिखा और दोनों सेंटर से डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एलिप्स कहते हैं। और अगर यहाँ पे बीच में माइनस आ जाता तो उसको कहते थे अपन हाइपरबोला। आपको कंडीशन लिखवाई थी, वो याद कर लेना। 12th का टॉपिक आएगा वेव ऑप्टिक्स में, को जरूरत पड़ेगी। आपने कभी ड्रॉ तो नहीं किया है, बट याद करना है। अगर दोनों सेंटर से डिस्टेंस या दूरी उसका डिफरेंस कांस्टेंट है तो फिर ग्राफ क्या बनने वाला, वक्र क्या बनने वाला है, हाइपरबोला। ठीक है ना, अति परवलय बनने वाला है। तो ये सब लिखवा दिया है, तो याद करना पड़ेगा, बार बार देखो याद हो जाएगा। तो ये सब ग्राफ, ये सब वक्र अपन ने बता दिए हैं, आप ये सब याद कर लो। इसमें लास्ट में 2 ग्राफ और हैं, आप सब एक हेडिंग में लिख लो, एक्सपोनेंशियल कर्व्स या चरघातांकी वक्र। देखिए ये मैथ्स चल रही है, वैसे क्लास तो फिजिक्स की है बट मैथ्स आनी चाहिए। सारी फिजिक्स लगा दोगे ना, लास्ट में 2 स्टेप में मैथ्स आएगी कुछ, तो वो आपको आनी चाहिए अच्छे से। और घबराना नहीं बिल्कुल, ये बेसिक मैथ्स हम आपको 2-4 बार पढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो बेसिक मैथ्स 11th-12th की होती है 10वीं से पहले पढ़ी नहीं होती है आपने। अब मैथ्स वाला बच्चा होता है वो तो मैथ्स में पढ़ लेता है, तो मैथ्स का कोई बच्चा है उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो मैथ्स में भी पढ़ेगा ये सब। लेकिन बायो का बच्चा है तो ये मैथ्स आएगी नहीं उसके कभी, इसीलिए उसको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए 2-4 बार पढ़ेंगे अपन। तो अगर आप लेट आए तो घबराने का नहीं, इससे पहले जो छूटा हुआ सब पढ़ाएंगे आपको ना। बहुत सारी जगह फिजिक्स में हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ाएंगे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, आवेशन निरावेशन। जैसे मान लीजिए कैपेसिटर आपने नाम सुना हो, बैटरी नाम आपने सुना हो, बैटरी तो सुना ही होगा। और बैटरी जैसे कार की बैटरी होती है, कभी कभी अपन कार ऑन करते हैं तो ऑन नहीं होती है, या एक्टिवा आपके पास होगी, एक्टिवा, या आजकल सेल्फ स्टार्ट आता है ना, एक तो किक मारते थे आप, लेकिन सर हमारे पैर में दर्द होता है तो पापा ने हमें किक स्टार्ट वाली नहीं दिलाई है, पुश स्टार्ट। ऐसे बटन दबाओगे तो एक्टिवा क्या हो जाती है, बाइक क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो कैसे स्टार्ट हो रही है, उसमें बैटरी लगी हुई है, तो आप बटन दबाते हो तो कोई भी व्हीकल क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो बैटरी धीरे धीरे ख़त्म भी तो हो जाएगी, वो बैटरी ख़त्म हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्चार्जिंग बोलेंगे,
उसको हम क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, निरावेशन बोलेंगे। तो फिर उसको चार्जिंग में ले जाना पड़ेगा आपको। तो जब चार्ज करोगे, जैसे मोबाइल का एग्जांपल ले लो, मोबाइल में पूरे दिन गेम खेला अपन ने, सर अपना काम ही ये स्क्रॉल करते गए और पूरे दिन बाद मोबाइल की बैटरी क्या हो गई, ख़त्म। तो मोबाइल की बैटरी का क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग। फिर उसे जब प्लग से लगा दिया तो मोबाइल की बैटरी की क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है। तो आपको फिजिक्स में हम घड़ी घड़ी चार्जिंग डिस्चार्जिंग बताएंगे। तो 2 कर्व्स, 2 वक्र आएंगे, आपको याद रखने। पहले मेरे को सिंपल एक पॉइंट बता दो, बताओ अगर पावर बढ़ती है, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, क्या सबको समझ में आ रहा है ये नंबर भी बढ़ रहा होगा? ये नंबर 2 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 8 है। 6 पे मत बोल देना, 6 बोलोगे तो मेरे एकदम प्राण पकड़ो यहीं उड़ जाएंगे। तो ये याद रख लेना, ये सब ऐसे कुछ भी ऊट-पटांग बोल सकते हो, वैसे लोकतंत्र है। लेकिन यहाँ पे ऐसे समझ में आ रहा है क्या कि अगर पावर बढ़ेगी तो नंबर भी बढ़ेगा, पावर बढ़ेगी तो नंबर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो समझ में आना चाहिए, पावर बढ़ रही है तो नंबर बढ़ रहा है। तो ये बताओ मेरे को कि अगर और डिनोमिनेटर होता, अगर यही नंबर नीचे लिखा हुआ होता, यही नंबर नीचे लिखा हुआ होता, तो अब नीचे वाला नंबर, डिनोमिनेटर जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, तो ओवरऑल नंबर क्या होता जाएगा, ओवरऑल संख्या कम होती जाएगी। ये समझ में आता है ना अपने को? तो अपन ने यहाँ पे एक नंबर आपको आएगा, पूरी फिजिक्स में बार बार आएगा, जिसे आप बोलोगे e की पावर t। e एक नंबर है, नेपियर्स नंबर है, उसका मतलब आप e की बस वैल्यू याद कर लो, e की वैल्यू लगभग होती है 2.7। ठीक है, तो ये e नेपियर्स नंबर है और आपको याद रखना है कि e की पावर t कहीं भी लिखा हुआ आएगा। अब t ना समय है, टाइम है, t समय है, टाइम है, और इसकी भी वैल्यू तुम याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है, जब बाद में पढ़ाएंगे तब कर लेना। e एक नंबर है, इतना याद कर लेना, e एक नंबर है, e एक संख्या है, ये तो याद कर सकते हो। e की पावर t, बताओ टाइम तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, टाइम घट सकता है क्या? तो मैथ्स से कुछ सीखा था फिजिक्स, टाइम हमेशा बढ़ता रहेगा। तो पहले t की वैल्यू 1, फिर t की वैल्यू 2, फिर t की वैल्यू 3, फिर t की वैल्यू 4। बताओ ये क्या होगा, e की पावर 1, e की पावर 2, e की पावर 3, e की पावर 4। क्या आप बोल सकते हो सर ये नंबर हमेशा क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा या इंक्रीज हो रहा होगा? बोल सकते हैं ना अपन। अब बताओ अगर इसे मैं 1/e की पावर t लिखता, तो 1/e की पावर t, सर नीचे वाला नंबर हमेशा बढ़ रहा है, तो ये वाली क्वांटिटी, ये वाली राशि हमेशा क्या हो रही होगी, घट रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। याद करना है अपने को ये, वैसे तो सिंपल सा ही पॉइंट है, बट फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या मैं 1/e की पावर t को केवल e की पावर -t लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि e की पावर t ऊपर जाएगा तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। आज से याद करना है, फिजिक्स में कभी भी आपको दिखे e की पावर -t, इसका मतलब इसकी प्रकृति, इसका नेचर कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग, या ये घटने वाला होगा, घटने वाला। सब नहा के तो आए हो ना, फुल कंसंट्रेशन से यहीं पे सुनना। ये नहीं कि बीच में आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया कि गुरुजी तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अपन कुछ और ही सोच रहे हैं। जैसे ही आत्मा परमात्मा का मिलन होता है ना, कुछ और होने लग जाता है, और फिर कुछ कुछ होता है तो जानते हो पढ़ाई नहीं होती है फिर। तो इसलिए याद रखना है, e की पावर -t वो हमेशा क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि e की पावर -t का ग्राफ कैसे बनेगा, ये रहा e की पावर -t और ये टाइम, तो हमेशा आपको इसका ग्राफ, हमेशा आपको इसका वक्र ऐसा बनाना है, डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग। बताओ ये जीरो कब होगा? जब t की वैल्यू तुम इनफाइनाइट डालोगे, अनंत डालोगे, तो 1/अनंत 0 होगा। तो अनंत तो आ नहीं सकता है, इनफाइनाइट तो यहाँ पे आ नहीं सकता है, इसलिए इसको बहुत पास ले जाना, बस जोड़ना नहीं है, 0 से जोड़ना नहीं है, क्योंकि 0 से कब जुड़ेगा वो, इनफाइनाइट टाइम पे, अनंत पे। तो देख लो e की पावर -∞ कितना होता है, 1/∞, यानी t की वैल्यू अनंत, वो इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती है, इसलिए याद करना है। ठीक है, अपने को मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे, जैसे 12th की फिजिक्स में पढ़ेंगे, 11th की फिजिक्स में पढ़ेंगे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन का नियम पढ़ेंगे आप, है ना। तो उसमें ग्राफ आएगा कि टेम्परेचर जो है ना वो e की पावर -t के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। तो फिर उसका ग्राफ कोई पूछ लेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, आप बोलेंगे ऐसा ग्राफ है, ऐसा वक्र है। समझ रहे हो क्या? अपने को ये नहीं कि उसमें बहुत टाइम लगा रहे हैं अपन की कैसा ग्राफ होगा, डायरेक्टली याद करना है। आप 12th की फिजिक्स में पढ़ेंगे, डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे, Q = Q0 e की पावर -t/RC, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। पंखा देखा होगा आपने, पंखा जो दिख रहा है सीलिंग फैन,
इस पंखे के ऊपर इसकी ये टोपी जो लगी हुई है ना, ऐसे टोपी को उठा के देखोगे ना, एक सफ़ेद कलर का सिलेंड्रिकल या बेलनाकार आकृति दिखेगी, दैट इज कैपेसिटर, उसको हम कहते हैं संधारित्र। उसकी डिस्चार्जिंग की ये इक्वेशन आएगी, है ना, ये समीकरण आएगा। कोई आपसे पूछे इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा। तो जहाँ पे भी पूरी फिजिक्स में आपको क्या दिखा, e⁻t दिखा, भगवान के लिए कोई टाइम पास नहीं चाहिए मेरे को, डायरेक्टली ग्राफ या वक्र आप सभी लोग कैसा बनाएंगे, इस तरीके का बनाएंगे, ठीक है ना। और आता कैसे ये क्वेश्चन, ये तो फिर फिजिक्स में आएगी। अभी केवल मैथ्स पढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरे को 11th और 12th में मैथ्स की जरूरत पड़ेगी मैं एक बार अभी बता रहा हूँ और फिर एक बार बाद में बता दूंगा, समझ रहे हो क्या। ये इक्वेशन है Q = Q0 e⁻t/RC। इसमें कुछ भी डाउट है तो वो फिजिक्स पढ़ने पे पूछ लेना, और अभी कुछ डाउट है तो पूछ लो। याद करना है, जब भी आए e⁻t तो भले ही आपके पास कितना भी ज्ञान हो, वो ज्ञान नहीं उड़ेलने का, यही आंसर है, यही ग्राफ बनाना है आपको e⁻t में। और क्यों बनाना है, डिक्रीजिंग ग्राफ यही होता है। क्या स्टार्टिंग पॉइंट होगा, क्या होगा, कैसा होगा, सब आगे देखेंगे। अभी जनरल बात कर रहे हैं अपन, e⁻t में यही बनाना है भैया, ये नहीं बनाओगे आंसर नहीं आएगा। और भी बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, e⁻t मतलब घटने वाला, डिक्रीजिंग, वो याद कर लो, प्लीज याद कर लो, है ना। इसके बाद ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलता कि 1 - e⁻t के बारे में आपके विचार क्या हैं, तो आप मैथ्स बताइए e⁻t डिक्रीजिंग था, घट रहा था, तो आप कुछ वैल्यूज, मैथ्स की वैल्यू 1 - 0.8 मान लो, इसकी वैल्यू 0.8 होती, फिर डिक्रीज होने के बाद ये 0.7 हो गया होता। e⁻t धीरे धीरे क्या होने वाला है, कम होने वाला है, ये तो हमें पता है। और घटते हुए ये फिर 1 - 0.6 हो जाएगा। बताओ ये कितना था, 0.2, ये कितना था, 0.3, ये कितना था, 0.4। यानी कि समझ में आ रहा है क्या, 1 - e⁻t ये चीज़ क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। उसको तुम ऐसे सोचो, 1 में से मैं जिसको माइनस कर रहा था, वो माइनस करने वाली चीज़ धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम। तो 1 में से पहले ज़्यादा माइनस हो रहा था, फिर 1 में से कम माइनस हो रहा है, फिर 1 में से और कम माइनस हो रहा है, लास्ट में माइनस ही नहीं होगा, लास्ट में 0 माइनस होगा, लास्ट में कुछ माइनस नहीं होगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो याद रखना है e⁻t तो कैसा होता है, घटने वाला, डिक्रीजिंग नेचर का या घटने वाली प्रकृति का। बट 1 - e⁻t दिस विल शो इंक्रीजिंग नेचर। ये किस प्रकार की प्रकृति दर्शाएगा, बढ़ने वाली प्रकृति, इंक्रीजिंग नेचर या बढ़ने वाली प्रकृति। और कुछ भी, अभी तुम्हें कोर्स का नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, जैसे आपको मान लीजिए आर्मी में जाना होता है, आपको आ गया कि नहीं बहुत जी लिए घर वालों के लिए, अब जिएंगे धरती माता के लिए, तो तुमने बोला अपन बनेंगे भैया सिपाही बनेंगे अपन, तो तुम चाहते हो सिपाही बनना, लेकिन पहले पुलिस वाले देखे, पहले सिखाएंगे नहीं तुम्हें कि सिपाही बनना, ये ले भैया ये पकड़ दुनल्ली और ये ले AK-47 जो भी दिखे धाए धाए कर देना, ऐसे नहीं। पहले तुम्हें देखेंगे तुम उस लायक हो कि नहीं हो, पहले देखेंगे भैया हाइट चाहिए, आंखें चाहिए 6x6, पता लगा इधर निशाना लगा रहे हो दुश्मन इधर है, तो आंखें सही देखेंगे, डील डॉल देखेंगे भैया कि सलमान खान तो बूढ़ा हो गया है, उससे भी जवान हो कि नहीं हो आप, तो ऐसे सब देखेंगे। फिर उसके बाद तुम एकदम सही हो जाओगे ना फिजिकल में, फिर तुम्हें समझाएंगे वो। ऐसे ही हम केवल ना आपको कुछ मैथ्स के लिए तैयारी दे रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट चालू नहीं हुआ है, आपके दिमाग को थोड़ा विकसित कर रहे हैं हम कि भैया ऐसा कुछ आ जाए तो ऐसा होगा, ये सब चीज़ें आएंगे, फिर पढ़ाना चालू करेंगे। ये सब पढ़ाई नहीं चल रही है, ये सब कॉमन सेंस चल रहा है। तो आप अपना कॉमन सेंस डेवलप कीजिए, एप्टीट्यूड कि e⁻t आया, सोचना कि 1/e⁻t है, ये सोचना पहले सिखा रहे, पहले आप इस लायक बनिए, फिर पढ़ाना चालू करेंगे आपको, ठीक है। तो ये सब आपकी पहले की तैयारी है, ये होगी तब फिर फिजिक्स अपन पढ़ना चालू करेंगे। तो याद रखना है e⁻t क्या होगा, e⁻t हमेशा घटेगा, वो आप सोच लो आराम से तसल्ली से। e⁻t मतलब सर 1/e⁻t, और e⁻t जो डिनोमिनेटर में जो नीचे आ रहा है वो वाला नंबर हमेशा टाइम के साथ क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, नीचे वाला नंबर बढ़ेगा, तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जाग तो रहे हो ना सब जागने का कि सर माहौल अच्छा है, अंधेरा भी हो रहा है और प्यारी प्यारी नींद आने लग गई है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। चिल्लाने लग जाएगा करो बीच में, भारत माता की जय चिल्ला दिया करो, मैं समझ जाऊंगा कि बस जोश में आ गया है छोरा, समझ रहे हो क्या। और अगर 1 में से ये माइनस होएगा तो इंक्रीजिंग आएगा। इंक्रीजिंग का ग्राफ या वक्र कैसे बनाना है, टाइम के साथ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ, ये किसका ग्राफ आ जाएगा, 1 - e⁻t का। कोई भी आपसे पूछे आज से e⁻t डिक्रीजिंग घटता हुआ और 1 - e⁻t बढ़ता हुआ, और इस प्रकार से ही बढ़ेगा, समझ रहे हो क्या, याद करना है ये। और
ये याद कर लोगे, तुम्हारे फिजिक्स में बहुत सारी इक्वेशंस आती हैं, बहुत सारी, जैसे कैपेसिटर की चार्जिंग की Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी आएगी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आई, इसका ग्राफ कोई पूछ ले तो बोलना ये वैसा वैसा दिख रहा है, सर ने शुरुआत में बताया था 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, बढ़ता हुआ ग्राफ आ जाएगा। समझ रहे हो क्या? अब ये इक्वेशन कैसे आती है वो सिखाना मेरा काम है, वो फिजिक्स में अपन सीखेंगे कैसे आएगी। बट ये इक्वेशन आ गई, उसके बाद कुछ नहीं बताया जाएगा, उसके बाद सर ग्राफ ऐसा ही बनेगा इसका। तो प्लीज़ आप ये ग्राफ जरूर बना लें, देख लीजिए। इस ग्राफ की खास बात है कि ये ग्राफ इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, ये बाद में जाके ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसा हो रहा है ये ग्राफ, समझ रहे हो क्या? तो ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये किसी एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, लास्ट में उससे ऊपर जा नहीं पाएगा। तो ऐसे इसका ग्राफ ये आप बना सकते हो, ठीक है ना? लगभग ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको आगे बता दिए जाएंगे। तो आपको ग्राफ में या वक्र में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी ना, जिस थोड़ी बहुत मैथ्स की आपको ज़रूरत थी, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से पढ़ा दी गई है, आपको ढाल या स्लोप पढ़ा दिया गया है, आपको कर्व्स या वक्र वो पढ़ा दी गए हैं। ये 3 टॉपिक मैथ्स के आने चाहिए, वो अच्छे से पढ़ा दिए गए हैं। आज से एक और अच्छा टॉपिक चालू होएगा, डिफरेंशिएशन, अवकलन, और कल इंटीग्रेशन। थोड़ा छोटा मोटा सा ही है, ज़्यादा डिटेल में है नहीं अपने। तो अपन एक और नेक्स्ट टॉपिक लिखने वाले हैं, और आप सब एक हेडिंग में प्यार से लिखेंगे डिफरेंशिएशन, या प्यार से इसको बोल सकते हो अवकलन। हिंदी इंग्लिश जैसे भी आपको लिखना हो तो ये आ जाएगा अवकलन या डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो मैथ्स में तो पूरा डिटेल में पढ़ते हैं अपन इसे काफ़ी दिनों तक, लेकिन फिजिक्स में आपको कुछ ही चीज़ें याद करनी है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें बोली जाएं बताने का, इधर सुनते चलिए। एक मान लीजिए 10 होता है, एक नंबर होता 10, है ना, और एक नंबर होता 9। मैं इसका डिफरेंस निकालता, इसका अंतर निकालता, तो 1 आता डिफरेंस। तो ये जो बड़े बड़े डिफरेंस आते हैं ना, आज से इनको आप बोलेंगे डेल्टा। डेल्टा सिंबल कहीं भी दिखे, ये चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है? डेल्टा। कोई भी बोले डेल्टा का मतलब क्या है? लार्ज चेंजेस, बड़ा परिवर्तन। प्लीज़ लिख लेना, डेल्टा का मतलब साथ में लिखते चलो, बड़ा परिवर्तन। ये तो मातृभाषा में। एंड इफ़ यू आर कॉन्वेंट एजुकेटेड, सर हम तो अंग्रेजी माध्यम के हैं, तो फिर लार्ज चेंज। सुनते रहे ना, और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेने का। तो कहीं पे भी आपको डेल्टा दिखा तो डेल्टा का मतलब होता है बड़ा चेंज, और डेल्टा का फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल, याद करना है। कोई भी बोले डेल्टा क्या है? चेंज है, परिवर्तन है। डेल्टा का मतलब क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। एग्जाम्पल इसका, कोई बोल दे डेल्टा वी क्या होगा, जहां वी मैं मान लेता हूं वेलोसिटी को या प्यारे वेग को, तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या बोलेंगे आप? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। डेल्टा का मतलब चेंज और फाइनल माइनस इनिशियल। अब डेल्टा रुपए मतलब फाइनल रुपया माइनस इनिशियल रुपया, समझ रहे हो क्या? तो डेल्टा का मतलब फाइनाइट है, ये आप निकाल सकते हो खुद से, है ना? तो ये याद रखना है अपने को कि डेल्टा वी का मतलब क्या हो जाएगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। डेल्टा लार्ज चेंज, बड़े चेंजेस के लिए। लेकिन ना कुछ बहुत ही स्मॉल से चेंजेस होते हैं। स्मॉल से चेंजेस का मतलब, जैसे मैं पूछता बताओ 1 के आगे कौन सा नंबर आता है? बताओ 1 के आगे नंबर कौन सा आएगा? जो 2 बोलेगा वो तो शुद्ध गधा है। देखो 1 के आगे और भी तो नंबर आते हैं, वो 2 ही आता है क्या? ऐसे तो 1.5 भी आता है सर। 1 के आगे 1.4 भी आएगा सर। 1 के आगे, 1 के जस्ट आगे कौन सा नंबर आएगा? 1.1 ही आएगा। तो इससे पहले 1.01 भी तो आ सकता है। 1 के ठीक आगे कौन सा नंबर आएगा? ये भी नहीं मालूम आपको? 1 के ठीक आगे कौन सा नंबर आएगा? सब मिल बांट के बता दो। 1 के ठीक आगे कौन सा नंबर आएगा? ये तो 10वीं पास किया आपने, इतना तो मान लो 10वीं। 1 के ठीक आगे नंबर 1.0000 लगाते चलो, जब सर के सारे बाल झड़ जाएं तब एक 1 लगा देना इसके आगे। समझ रहे हो क्या? 1 के ठीक आगे कौन सा नंबर आएगा? 1.000000। तुम भी लिखते जाओ, तुम्हारा बेटा उसको बोलना बेटा 0 लिखते चले जाओ, उसका बेटा उसको बोलना भैया 0 लिखते चले जाओ। 7वीं पीढ़ी है, अपने मानते हैं ना 7 पीढ़ी है, 7वीं पीढ़ी से बोलना भैया जब तेरे सफ़ेद बाल आए तब 1 लगा देना बस। तब ये जो नंबर आया ना, ये क्या है? 1 के ठीक आगे नंबर है। समझ रहे हो क्या? तो 1 के ठीक आगे यही नंबर है। इसमें से अगर 1 को माइनस करूंगा मैं,
तो इस चेंज को क्या बोलते हैं? स्मॉल चेंज। और इस स्मॉल चेंज को आज से हम लिखेंगे डी। डी का मतलब क्या हो जाएगा? स्मॉल चेंज, अल्प परिवर्तन। डेल्टा का मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा चेंज है, लार्ज चेंज है, वो आप निकाल सकते हो। डी मतलब बहुत ही स्मॉल चेंज है, तो आप फिर अगला सिंबल ऐसे लिखेंगे डी। डी को लिखिए अल्प परिवर्तन, अल्प परिवर्तन या स्मॉल चेंज। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल बोलते हैं वैसे तो, बट इतनी मैथ्स नहीं लगा के आप केवल डी लिख ले। तो आज से डी का मतलब कितना आ जाएगा? स्मॉल चेंज है। इसका मतलब कोई बोले डी वी, वी मतलब वेलोसिटी या वेग ही है, लेकिन डी वी का मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, है ना, वेग में अल्प परिवर्तन। हिंदी में लिख लेना वेग में अल्प परिवर्तन या स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, या वेग में अल्प परिवर्तन। हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो वेग में अल्प परिवर्तन। अरे बोलो, सारे हीरो हीरोइन समझ में आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? डी का मतलब स्मॉल चेंज, अल्प, और डेल्टा का मतलब लार्ज चेंज, है ना, तो वो समझ में आना चाहिए। अब आप आज से याद रखना, जो चेंजेस होते हैं ना, परिवर्तन होता है, वो हमेशा ना किसी और पर डिपेंड करता है। वो हमेशा किस पर डिपेंड करता है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, बताइए आप अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, आप अपने एम तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, ये निर्भर करता है आप कितने सुंदर दिख रहे हो। क्योंकि आपका एम तो हीरो बनना है, हीरो तो वही बनेगा जो सुंदर दिखेगा, ठीक है। अब आपका एम है डॉक्टर इंजीनियर बनना, तो आपका एम है डॉक्टर और इंजीनियर बनना, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी स्टडी कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं बात है? आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। सर हमारा लक्ष्य तो अंबानी बनना है, इसका मतलब बस कुछ भी करके अंबानी मेरे को गोंद ले ले भैया, तो खुद तो बन नहीं पाएंगे, वो गोंद ही ले ले भैया। सही बात है। तो आप जिस भी जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं ना, वो डिपेंड किस पे करेगा? किसी एक चीज़ पे। इसको मैथ्स में हम ऐसे लिखेंगे, डी लक्ष्य बटा डी पढ़ाई। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि अगर पढ़ाई में चेंज होगा तो क्या लक्ष्य पहुंचने में परिवर्तन हो जाएगा? पढ़ाई जीरो तो लक्ष्य तक पहुंचोगे क्या? नहीं पहुंचोगे। तो आपका लक्ष्य किस पर डिपेंड करने लग गया? पढ़ाई पे। इसका मतलब कभी भी ऐसा सिंबल दिखे डी वाई बाय डी एक्स, ऐसे दिखेगा, इसका मतलब क्या है कि जब आपने x को बदला तो y भी बदल गया। उसको लिखते हैं ऐसे हम, जब हमने पढ़ाई को बदला तो क्या लक्ष्य भी बदल गया? बिल्कुल। जब मैं नया नया आया तब तो मैं पढ़ने लगा, फिर मेरे को हवा लग गई सीकर की, फिर मेरे को पता लगा हीरो में तो मतलब सीकर में तो हीरो भी बन सकते हैं, इसलिए पढ़ाई को मैंने जीरो कर दिया और फिर मैं क्या बन गया? हीरो। फिर लक्ष्य इधर और मैं इधर। समझ रहे हो गया? इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होगा? याद करवा रहा हूं, x को बदलने से y बदला है कि नहीं बदला है। अगर नहीं बदला है तो इक्वल टू जीरो। जैसे मैं आपसे बोल देता डी लक्ष्य बटा डी खाना। अब आप कितना खाते हो, इससे आपके डॉक्टर इंजीनियर बनने का कोई लेना देना है क्या? तो खाने को बदलने से क्या लक्ष्य मिल जाएगा? सर इनका कोई लेना देना नहीं है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। समझ रहे हो गया? तो अब अपन इसमें कुछ पॉइंट्स में लिखवा देता हूं आपको क्या मैं बोल रहा हूं, और समझना। सब एक सिंबल लिखेंगे, एक चिन्ह लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। डी का मतलब आप बता दिया है, डी का मतलब वाई में बहुत छोटा चेंज, और यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? एक्स में बहुत छोटा चेंज। इसको पहले आप लिख लो कि इसको बोलते क्या है अपन। इसको बोलेंगे चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई में परिवर्तन x के सापेक्ष। y में परिवर्तन x के सापेक्ष, है ना। और बिल्कुल जो एक्चुअल मीनिंग है उससे आपको बता रहा हूं, तो कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। तो y में चेंज x के सापेक्ष, है ना, x के रेस्पेक्ट में। इसका और मतलब, ये तो फर्स्ट मतलब है, और नहीं समझ में आए तो इसको ऐसे लिख लेना कि x को चेंज किया तो y में कितना चेंज। ये हिंदी चाहे इंग्लिश कुछ भी हो, आप लिखिए ऐसे ही ताकि फील आए आपको। फील आएगी तभी मजा आएगा। तो x को चेंज किया अपन ने, x को चेंज करने पर y में कितना चेंज। x को चेंज करने पर y में कितना चेंज। उसी को पढ़ा लिखा आदमी आज से क्या बोलेगा? डी वाई बाई डी एक्स। सुन रहे हो गया?
कि x को चेंज करने पर y में कितना चेंज हुआ, उसको पढ़ा लिखा आदमी क्या बोलेगा, dy बाई डी एक्स। ये हमारे मन के अंदर है, कोई हमसे पूछेगा ना dy बाई डी एक्स का क्या मतलब है, तब हम बताएंगे ये सब, वरना हर कोई बोलेगा dy बाई डी एक्स। अब आप पढ़े लिखे हो तो समझ में आना चाहिए dy बाई डी एक्स मतलब मैं x को बदलने वाला हूँ, और x को बदलने पे क्या चीज़ बदलनी चाहिए, y बदलनी चाहिए। अगर y बदली तो आंसर बताइए, और अगर y नहीं बदली तो आंसर 0 बोल दीजिए, 0 बोल दीजिए। इसी से, और इसी को हम अगर चाहें तो आप जो नॉर्मली सुना करोगे, इस d को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। तो आप प्लीज़ लिख लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, या y का अवकलन x के सापेक्ष। इसको आप लिख लेना y का अवकलन x के सापेक्ष। तो जिसको कुछ समझ में नहीं आया हो, वैसे तो समझ में आएगा, हिंदी में तो पढ़ाया जा रहा है सब, तो मतलब भी समझ में आना चाहिए, आंसर तो अभी सब आ जाएंगे। तो dy बाई डी एक्स प्लीज़ याद रखना। तो इसमें ये बताओ फिर, अभी यहीं से कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, बताओ dy बाई डी एक्स का क्या मतलब है। इसका मतलब है x को बदलने पर y कितना बदला। तो y में x होना तो चाहिए ना, y में x होना तो चाहिए। अगर y की वैल्यू x स्क्वायर होती, y की वैल्यू अगर x स्क्वायर होती तो बताओ x बदलने पर क्या y बदलता, बिल्कुल बदलता सर, बदलता ना। अगर y की वैल्यू t स्क्वायर होती, सर x बदलने पर, सर यहाँ पे तो x दिख ही नहीं रहा है, तो फिर इसका आंसर मैं नहीं निकालूंगा। समझ रहे होगा क्या बोल रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये y डिपेंड करना चाहिए, निर्भर करना चाहिए, किस पर, x पर, तभी आंसर निकालना, वरना चुप रहने का, इधर नहीं निकाल सकते हम आंसर, ठीक है ना, आंसर नहीं देने का। तो मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सब लिख लेना आप, जो भी लिखा हुआ है, और इसके आगे फिर ज्ञान विज्ञान की बातें करते हैं। बताइए dy बाई डी एक्स, इसमें आपको याद करना है वेयर, जहाँ y जो होगा वो फंक्शन होगा x का, y फलन होगा x का। मतलब y की वैल्यू x स्क्वायर हो सकती है, x क्यूब हो सकती है, साइन x हो सकती है, कॉस x हो सकती है। y में x दिखना चाहिए, तभी तो x को बदलने पर y बदलेगा। समझ रहे हो क्या। तो आंसर तभी निकालना, अगर मैंने बोला dy बाई डी टी, तो तभी इसका आंसर निकालना। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, y का अवकलन t के सापेक्ष। इसका और मतलब क्या है, t को बदलने से y बदला कि नहीं बदला। अब y में t आना तो चाहिए ना, इसका मतलब पढ़ा लिखा आदमी लिखेगा सर y में t आ रहा होगा, मतलब y t के पदों में, या y इन टर्म्स ऑफ t लिखा जा सकता है, उसी को लिखा हुआ है, टी स्क्वायर, टी क्यूब, रूट टी, कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन y में t आना चाहिए। तो आंसर तभी देना पूरी फिजिक्स में जब ये आपको y जो है ना फलन दिखे t का। उसके बाद एक पॉइंट और, यहाँ पे बहुत सारे मासूम सोचते हैं सर d से d को काट दो, है ना। एक जैसे बचपन में आपने प्लस पढ़ा होगा, प्लस सिंबल, है ना, जैसे 2 + 3 आंसर 5 आ गया, इस प्लस का क्या हुआ, कहाँ गया प्लस, कहाँ गया प्लस, प्लस कहाँ गया। तो प्लस का मतलब एक्चुअली ये है कि प्लस एक चिन्ह है, एक सिंबल है, एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसने हमको बोला 2 में 3 क्या करना है, जोड़ना है। एक प्रोसेस है, वो एक रूल है। ये क्या है, एक प्लस क्या बता रहा है, एक रूल बता रहा है, ठीक है। और फिर आंसर कितना आ गया है, प्लस आ गया है अपने पास। तो आपको यही याद करना है कि ये जो है ना, ये डी बाई डी एक्स या डी बाई डी टी, ये जो है ये सब एक रूल है। जैसे प्लस एक रूल था, एक निर्देश था, ये भी क्या है, एक रूल है। तो इस रूल का कुछ नहीं होगा, लास्ट में आंसर आ जाएगा बस, और ये रूल वैसा ही रहेगा। जैसे प्लस था, प्लस की जगह पे आज से नया सिंबल आ गया। मैं वापस से अगली लाइन बता देता हूँ। जैसे कोई बोले डी वाई बाई डी एक्स, इसमें से ये डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ये क्या है, प्लस जैसा है, ये माइनस जैसा है। ये एक रूल दे रहा है आपको। ये क्या रूल दे रहा है कि ये जो भी चीज़ है वो x को बदलने पर बदल रही है कि नहीं बदल रही है। डी बाई डी एक्स क्या बताएगा, चेंज विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष परिवर्तन। x को बदलने पर ये y बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो इसको छेड़ना नहीं है, जैसे प्लस को नहीं छेड़ते थे हम, आंसर निकालते थे। 2 + 3 में प्लस को छेड़ते नहीं थे। अब आंसर आता है तो 5 लिखो, प्लस को मत छेड़ो। 2 - 3
माइनस को मत छेड़ो, माइनस तो रूल है कि 2 में से 3 घटाओ। ऐसे ही ये डी बाई डी एक्स क्या है, रूल है। कौन सा रूल है कि x को चेंज करने पर ऊपर जो कुछ लिखा है वो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, समझ रहे हो। तो इस रूल में ये नहीं डी से डी काट दिया, ये वो मैथ्स नहीं चल रही है। तो ये डी बाई डी एक्स क्या है, एक रूल है जो आपको बता रहा है कि x को बदलने पर y बदलता है कि नहीं बदलता है, समझ रहे हो गया। तो ये याद करना है, इसको आप लिखेंगे चेंज विद रेस्पेक्ट टू x या x के सापेक्ष परिवर्तन, x के सापेक्ष परिवर्तन। तो जितनी थ्योरी आपको दे दी है डिफरेंशिएशन या अवकलन की, अब रूल्स आते जाएंगे जिनसे हम आंसर निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप प्लीज याद कर लेना, कोई भी आपसे पूछे डिफरेंशिएशन क्यों निकाला हमने, ये सिंबल क्यों निकाला, तो लोगों को बोलना यार बहुत सारी चीजें ना एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, कि मैं अच्छा आदमी बनूंगा कि नहीं बनूंगा वो निर्भर करेगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं मोटा हट्टा कट्टा बनूंगा नहीं बनूंगा वो निर्भर कर रहा है मैं खाना कैसे खा रहा हूँ। तो चीज़ें ना एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं आम जिंदगी में। और फिजिक्स आम जिंदगी की चल रही है, तुमने बोला वेलोसिटी वेग, तो वो वेग डिपेंड करेगा टाइम पे कि वेग अभी कितना है, 0 है वेलोसिटी, बाद में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, तो वो डी वी बाई डी टी, समझ रहे हो। इसीलिए अपन ये डिफाइन कर रहे हैं। अब अपन इस डिफरेंशिएशन के रूल्स पे आ जाते हैं। सारी थ्योरी तुम्हें बता दी है, प्लीज याद कर लेना जो जो बताया हुआ है। अब आप लिखिए सब रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन या अवकलन के नियम, हिंदी में लिखना चाहो अवकलन के नियम या रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, वो लिखते चलेंगे। और अपने कोई हाई फाई डिफरेंशिएशन नहीं है, बहुत सिंपल से डिफरेंशिएशन आएंगे, कुछ छोटे मोटे रूल्स आएंगे, आप प्लीज उन्हें समझते चलिए। बोलिए सबसे पहले आपसे पूछ लिया डी बाई डी एक्स, ये तो प्लस जैसा है, डी बाई डी एक्स का मतलब एक्स को बदलने पर ऊपर सर जो भी लिखोगे वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये इसका मतलब हुआ। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब यहाँ पे क्या लिख दिया, नियत। बताइए नियत या कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 4 कांस्टेंट होता है। बताइए x को बदलने पे 1 बदलेगा क्या, नहीं सर 1 तो 1 रहेगा। क्या x को बदलने पे यहाँ पे 2 लिखा होता 2 बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। तो फिर इसका आंसर आज से आपको कितना देना है, 0। समझ रहे हो गया, रूल है डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स मतलब x को बदलने पर इसके आगे जो लिखा है वो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। इसके आगे लिख दिया खाना, पूड़ी लिख दी, पूड़ी, डी बाई डी एक्स ऑफ पूड़ी, x को बदलने से पूड़ी बदलेगी क्या, नहीं सर पूड़ी तो तेल पे आटे पे निर्भर करेगी, 0। समझ रहे हो गया। तो याद रखना है, इसके एग्जाम्पल्स आएंगे, जैसे आप मेरे को बताइए कल को मैं बोल दूं डी बाई डी एक्स 10 का कितना होगा, आप बोले 0 होगा, समझ रहे हो। और एग्जाम्पल्स इसी के आप लिखते चलिए। मैं आपसे बोल देता डी बाई डी एक्स लॉग 2 का कितना होगा, लॉग 2 की वैल्यू पता है क्या आपको, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, ऐसे लॉग भी पढ़ाऊंगा मैं आपको थोड़ा बहुत। तो 0.3010 कांस्टेंट है ना, वो 0.3 कांस्टेंट है। क्या x को बदलने से 0.3 बदलेगा, नहीं सर 0.3 तो 0.3 रहेगा, क्यों बदलेगा, आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है। एग्जाम्पल आपसे डी बाई डी एक्स पूछ लिया साइन 30 डिग्री का, साइन 30, ऐसा तो नहीं याद है सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था, लॉग एक्स का अवकलन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, वो लॉग एक्स होना चाहिए, एक्स नहीं है यहाँ पे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, अगर आपको पता हो तो 1/2 कांस्टेंट है क्या, तो नियत या कांस्टेंट x को बदलने से हाफ बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा सर, काहे बदलेगा। तो समझ रहे होगे, याद करना है, अब मन में कुछ डाउट नहीं होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ ये सब। आपको बोल दिया डी बाई डी एक्स ऑफ ई स्क्वायर, ई की कुछ वैल्यू बताई थी सर आपने 2.7 के लगभग, 2.7 का स्क्वायर करोगे कोई नंबर ही तो आएगा, कुछ कांस्टेंट ही तो आएगा, उसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद करना है अपने को, तो ये सब याद कर लेना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या कांस्टेंट का अवकलन वो कितना होने वाला है, 0। कुछ डाउट है तो बोल देना, लेकिन इनको 0 मत कर देना। कोई आपसे बोले डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो बोलना ये 0 नहीं होगा, क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि x को बदलोगे तो log x भी तो बदलेगा ना, x को डबल कर दिया तो log 2x हो जाएगा, x
को स्क्वायर कर दोगे तो उधर भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये 0 नहीं आएगा। ऐसे कोई पूछे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सर एक्स को बदलेंगे तो साइन एक्स भी बदलेगा, इसका मतलब ये भी 0 नहीं आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, सर ये भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि तुम x बदलोगे तो e की पावर x बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा, तो इसलिए वो 0 नहीं आएगा। 0 कब आएगा, जब वो नहीं बदलेगा, जो चीज़ नहीं बदलती है उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, नियत राशि कहते हैं। तो प्लीज़ याद कर लेना, डी बाई डी एक्स किसी कांस्टेंट का निकालोगे, वो आज से याद करना है कितना आने वाला है, 0। और अगर यहाँ पे कोई x दिख जाए तो भैया फिर वो 0 नहीं होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, लिख लिया हो ये सब आपने, है ना, छोटे मोटे से रूल्स हैं, इनको याद करना है अपने को कि क्या क्या हो रहा है, ये सब आप देख लो, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स, ये सब आपने लिख लिया हो। सेकंड रूल की तरफ चलते हैं अपन, आ जाओ फटाफट सेकंड रूल की तरफ आ जाओ। सेकंड रूल, और आपके यही सबसे इंपॉर्टेंट है ये सेकंड रूल, समझ रहे हो क्या। अगर डी बाई डी एक्स निकालना है आपको एक्स की पावर n का, जहां n कोई भी नंबर है, n कोई भी नंबर है, संख्या है, समझ रहे हो, कोई भी नंबर, याद रखना है डी बाई डी एक्स मतलब x को बदलने पर x की पावर n बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो याद करना है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, याद करना है फॉर्मूला, पावर को नीचे लिख देंगे, पावर n थी, n नीचे आ गया, और जो पावर थी पावर में से 1 माइनस कर देंगे, याद करना है फॉर्मूला। और नीट और जेई मेंस में यही मैक्सिमम यूज आएगा। आंसर 0 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि x को बदलोगे तो x की पावर n तो बदलेगा ही सर, और कितना बदलेगा, इतना बदलेगा, याद करना है आपको, n x की पावर n माइनस, इसका डेरिवेशन भी है, मैथ्स वालों को कराते हैं, आपको जरूरत नहीं है, तो आप प्लीज याद कर लेना ये फॉर्मूला, याद करना n क्या होना चाहिए, नंबर, नंबर होना चाहिए, नंबर, कोई अपना अतिरिक्त ज्ञान नहीं लगाएगा। कल को मैंने बोल दिया y की वैल्यू है x की पावर x, बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना है, तो ये रूल मत लगाना, क्योंकि वहां पे पावर क्या होनी चाहिए, नंबर, वो नंबर कांस्टेंट होना चाहिए, नंबर कांस्टेंट ही तो होता है, 1 2 3 4 -1 -1.2, तो x की पावर n में ये रूल नहीं मत लगा देना, इसका डिफरेंशिएशन तुम अपने दिमाग से मेरे को बता देना अगर बताना चाहो कभी तो, और मैं बता दूंगा चलो तुम्हें, तो ये ऐसे मत लगा देना, समझ रहे हो क्या। इसके तुम सिंपल सिंपल एग्जांपल्स लिख लो और बता दो, सिंपल क्या, जितने भी मुश्किल कठिन सब आते हैं सब बता दो। तो इसमें चलिए डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन या अवकलन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और इसमें सबसे पहले कीजिए एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का याद करेंगे, पावर को लिखो नीचे और पावर में से 1 कम कर दो, पावर को लिखो नीचे तो 2 नीचे आ गया, और पावर में से 1 कम कर दो, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो सकता है आपको ये सब आता हो, लेकिन अपने को भैया सिखाना पड़ेगा, अपन तो ये मानेंगे कि आप मासूम हो एकदम, 2x आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो क्या, ठीक है। इसका आंसर मैं बता रहा हूं, क्या क्या गलतियां मत कर देना, ऐसे कुछ लिखा है, ऐसे कुछ लिखा है, तो t को बदलने पर क्या एक्स स्क्वायर बदलेगा, तो इसका आंसर मत लिखना कुछ, इसका आंसर कैसे निकालेंगे वो आगे देखेंगे, समझ रहे हो क्या। तो लगाना, लेकिन छोटी छोटी चीजें ध्यान कर लेना जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं। पावर क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए भैया, तब लगेगा ये पावर कांस्टेंट। अगर नीचे x को चेंज करोगे तभी तो एक्स स्क्वायर बदलेगा, तब दो आंसर, ऐसे मत दो आंसर कि ऐसा कुछ भी है। तो इसी में अपने यही सब छोटी मोटी चीजें आएंगी, आप लिखते चलो। अगला एग्जाम्पल लिखेगा, देश का उज्जवल भविष्य लिखेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -4, बोलिए x की पावर -4, पावर पहले देख लीजिए, नीचे भी x ऊपर भी x दिख रहा है क्या, हाँ, अब आंसर निकालना। तो बताओ, पावर लिखेंगे नीचे, पेन चलाएंगे और पावर में से 1 कम करेंगे, -4 -1 वो हो जाएगा -5, याद करना है, पावर को लिखना है नीचे और पावर -1, पावर -4 थी, -4 में -1 कितना हो जाएगा, -5, सिंपल सा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन या अवकलन का। अब मैं इसी फॉर्मूले का यूज करके कुछ रिजल्ट्स बता रहा हूं जो तुम्हें याद करने भाई, ताकि अपन एग्जाम में ओरली आंसर लिखें। आपको डी बाई डी एक्स पूछा किसी ने x की पावर 1/2 का, x की पावर 1/2 का मतलब होता है √x, √x ही होता है ना इसका मतलब। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, पहले पावर को लिखेंगे नीचे और फिर पावर में से आप 1 माइनस कर देंगे। देखिए x की पावर 1/2 था, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पावर को लिखा नीचे तो हाफ आ गया,
और फिर पावर में से हाफ माइनस 1 कितना होता है? माइनस हाफ। तो माइनस हाफ आ गया। माइनस हाफ को क्या नीचे x की पावर हाफ लिख सकते हैं? क्या इसे 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं? 1/2 रूट एक्स आज से रटना है आपको ये, ताकि एग्जाम में टाइम पास नहीं हो। d/dx ऑफ रूट एक्स, प्लीज याद करना है अपने को। रूट एक्स का अवकलन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/2 रूट एक्स। ताकि अपन देखते ही टिक करें। आप जेई मेंस या नीट कुछ भी दोगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे ना क्वेश्चन, तो वहां पे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है अपने को, वहां पे आप ऑप्शन टिक करिए। जब जेई एडवांस दोगे तब अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना उस वक्त। तो अभी ये याद रखना है भैया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अवकलन, और बार बार मैं बोलूंगा नहीं, ये अवकलन एक्स के रेस्पेक्ट में ही होना चाहिए। एक्स को चेंज करोगे तभी तो रूट एक्स बदलेगा ना। अभी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन या अवकलन विद रिस्पेक्ट टू टी आ गया नीचे, तो कुछ मत बोलना सर, टी को बदलने से रूट एक्स थोड़ा ना बदलेगा, टी को बदलने से तो रूट टी बदलना चाहिए था। तो वो याद करना आंसर, जब मैं बोल रहा हूँ रूट एक्स का अवकलन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आपने एक्स को ही बदला होगा। मतलब क्या बोलोगे अंग्रेजी में आप उसे? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रूट एक्स का अवकलन जब हमने एक्स के सापेक्ष किया है। तो प्लीज याद कर लेना, ये पहला रिजल्ट मैं पूछूंगा बार बार, तो ये रिजल्ट आपको प्लीज याद करना है। इसके बाद आपको इसी में एक और रिजल्ट याद करना है, d/dx निकालिए 1/x का। ये याद होने चाहिए अपने को रिजल्ट, ताकि हम फिजिक्स में मैथ्स जो है वो ओरली कर पाए, है ना। याद हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या 1/x को आप खुशी के साथ x की पावर -1 लिख सकते हो? बोलिए बोलिए, x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 आ जाएगा। बोलिए क्या करना पड़ेगा इसमें? पावर सामने आ जाएगी, जो भी पावर हो पावर एक बार नीचे उतारो और पावर में से एक कम कर दो, तो -1 कितना हो जाएगा? -2। तो व्हाट इट विल बिकम, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -1/x²। x की पावर -2, x की पावर -2 कैसे आया? वो पावर -1 थी, -1 में -1 और हो जाएगा। तो ये अगला याद करना है, ये पहला रिजल्ट याद करना था। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का अवकलन कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। ऐसे ही प्लीज आप दूसरा रिजल्ट भी याद कर लेना, d/dx 1/x का, वो कितना आ जाएगा? -1/x²। ताकि अपनी फिजिक्स में जितनी मैथ्स आए, कम से कम उसमें कोई टाइम पास नहीं करे। याद करना है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का अवकलन। वैसे तो जनरल फॉर्मूला है, पावर को लिखो नीचे, पावर में से एक कम करो, लेकिन याद कर लो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/x का -1/x²। तो ये आपको याद करना है। ये हो गया सेकेंड रूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड रूल, तीसरा रूल, अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है u+v, आपको y की वैल्यू दी हुई है u+v, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो ये रूल कहता है कि अगर आप डिफरेंशिएशन निकालते हो तो हर किसी का अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल लो, और प्लस है तो प्लस को प्लस रखना, माइनस है तो माइनस को माइनस रखना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो गया? प्लस और माइनस आया तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन अलग से, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन अलग से, बीच में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस को प्लस माइनस रहने दो। एग्जाम्पल देख लो, कुछ खास बात नहीं है। जैसे मैं बोलता y बराबर √x + 1/x, y की वैल्यू दे दी मैंने आपको। मैंने आपसे पूछा d/dx, d/dx का मतलब क्या होता है? x को बदलने से, x को चेंज करने से y कितना बदला। पहले तो मनी मन सोच लेना कि सर नीचे x है, क्या y भी x में लिखा हुआ है? लिखा हुआ है y में x, इसलिए आंसर आएगा। और क्या आएगा? डिफरेंशिएशन कर दो, वो तो याद कराया आपको। रूट एक्स का कितना होता है भैया? 1/2 रूट एक्स। और 1/x का कितना होता है? -1/x²। आ गया अंदर, ठीक है। रूट एक्स का जो था वो लिख दिया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मैंने प्लस लगाया, लेकिन 1/x का -1/x² था, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही तो आ जाएगा ना बीच में, इसलिए मैंने एक साथ आंसर लिख दिया था 1/2 रूट एक्स। प्लस है तो प्लस लगाओ उसका, लेकिन डिफरेंशिएशन माइनस आता, अपने आप कितना आ जाएगा? -1/x²। सिंपल रूल है, अगर प्लस माइनस है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम अलग अलग सबका क्या करते चलो, डिफरेंशिएशन या अवकलन करते चलो, आंसर आ जाएगा। ये है तीसरा रूल, समझ रहे हो क्या? डिफरेंशिएशन किसी का भी आना चाहिए, और सिंपल सिंपल रूल्स हैं। इसके बाद चौथा रूल, फोर्थ रूल, अगर y की वैल्यू कुछ कांस्टेंट इनटू कोई फंक्शन दिया हुआ है x का, फलन दिया हुआ है x का, आप डिफरेंशिएशन करते हो, कांस्टेंट का मतलब है ये कोई नंबर होगा, है ना, कोई नंबर होगा, ये कांस्टेंट है।
अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी x से तो कांस्टेंट को भूल से भी नहीं छेड़ना है, केवल डिफरेंशिएशन x का होगा। याद रखना है, अगर केवल कांस्टेंट होता, रूल 1 क्या था, रूल 1, अगर केवल कांस्टेंट होता तो 0, केवल कांस्टेंट होता तो वो तो बदलता ही नहीं, उसका डिफरेंशिएशन 0। लेकिन कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई हो गया तो कांस्टेंट को मत छेड़ो, उसके अलावा जो बचा है उसको छेड़ो, तो फिर आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये सब आप लिखते चलो एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपके छोटी सी बुद्धि में सब बातें आते जाएं। मान लो y की वैल्यू होती है 2√x, y की वैल्यू होती है 2√x, हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ता, हमें इसका अवकलन निकालना पड़ता। क्या कांस्टेंट x से मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट को नहीं छेड़ेंगे, 2 तो 2 ही रहेगा, केवल डिफरेंशिएशन, केवल अवकलन किसका, √x का। क्या √x का डिफरेंशिएशन तुमको अभी तक याद हुआ है, क्लास में ही याद करना है। √x का कितना होता है, 1/2√x, समझ रहे हो क्या, चिल्लाते रहने का। √x का 1/2√x और 1/x का -1/x², तो आंसर आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1/√x। अगर कांस्टेंट किसी x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को नहीं छूना है, कांस्टेंट को छेड़ोगे कांस्टेंट गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। केवल कांस्टेंट होता तो आंसर कितना आता, 0 आ जाता। तो अभी तक जो भी कुछ आपको रूल्स बताए हैं, आप क्या कीजिए, इनके कुछ आंसर्स बता दीजिए मेरे को। लिखेंगे, देश का उज्जवल भविष्य भले ही शक्ल से कितना भी काला हो वो बताएगा। y की वैल्यू आपको दी हुई है x² + 2x + 10, हमें निकालना है dy/dx। जिसने भी आंसर निकाल लिया है, बहुत ही खुशी हुई मुझे कि इतने महान क्वेश्चन का तुमने आंसर निकाला है। बताइए सबसे पहले, क्या ये x² दिख रहा है, x² अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, क्या ये x की पावर n जैसा दिख रहा है। यानी क्या करते थे, पावर को लिखेंगे नीचे, 2 को लिखा नीचे और पावर में से 1 कम कर दीजिए, 2 - 1 1 आ जाएगा। सही है, कुछ भी नहीं है चिल्लाने का, बात करने का। ये वैसी टीचिंग नहीं है स्कूल वाली कि गुरुजी है, गुरुजी कुछ बोल रहे हैं, विद्यार्थी कुछ कर रहा है। ये 2 वे है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप जागो और पूछो कि भैया क्या लिख रहे हो ये सर, सब ऊपर से जा रहा है। यहाँ तक तो हमारे बाल हैं और इसके ऊपर आपका ज्ञान जा रहा है। देखिए यहाँ तक होंगे ना, मेरे बाल तो यहीं तक है, तुम्हारे यहाँ तक है सर, हमारे बाल यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है आपका ज्ञान बोलने का। फिर मैं और गिर के पढ़ाऊंगा, ऐसे लेट जाऊंगा, लेट के पढ़ाऊंगा कि देख भाई ऐसे आएगा। लेकिन जो हिंदी में बोल रहा हूँ याद कर लो, x² कैसा है, x की पावर n जैसा है। फिर बताओ, प्लस है तो प्लस ही रहता है। अब ये क्या है, ये कांस्टेंट इनटू कोई x मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट 2 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट 2 है, 2 तो 2 रहेगा, कांस्टेंट को नहीं छेड़ना है। और x की पावर 1 का भी डिफरेंशिएशन तुम्हें याद करना है, वो 1 होगा। कैसे होगा, पावर को लिखो नीचे, 1 आ गया नीचे, और फिर पावर में से 1 माइनस कीजिए, तो 1 - 1 0 आ जाएगा। समझ रहे हो क्या, x की पावर 1, ये भी वैसा ही है, कांस्टेंट तो वैसा ही रहा, और x की पावर 1 ये x की पावर n जैसा है, तो पावर लिखो नीचे, 1 लिखो नीचे, और 1 - 1 0। x की पावर 0 को 1 कहते थे अपन, तो यहां से आंसर केवल 2 आ जाएगा। 10 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बदलता नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन अवकलन 0, आंसर आएगा 2x + 2। ठीक है, आंसर्स बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हो, ये याद करना है अपने को जो भी आपको बताया जा रहा है। फटाफट आप और आंसर निकालेंगे अपन। कुछ भी दुख कष्ट और तकलीफ हो आपको, तो वैसे तो ऐसी चीजें अपने पास ही रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी होगी सर कैसा आ गया, मेरी शक्ल देखो और खराब हो गई है। आप बताइए 3x⁴ - 8x³ + 3x² + 2x + 12 डिफरेंशिएशन करना है। कुछ बोला नहीं है, क्या y केवल x पर डिपेंड कर रहा है, क्या y केवल x पे निर्भर कर रहा है, तो फिर डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में ही होगा। अवकलन भी x को चेंज करने पे ही तो y बदलेगा ना, तो d/dx ही लिखना, कोई बोले कि नहीं बोले, और किसका, y का। तो अपन इसमें इस y का कर देते हैं। बताइए सबसे पहले ये आपको समझ में आना चाहिए, कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट को मत छेड़ो, 3 को 3 रखो। x⁴ बोलेगा, देश का उज्जवल भविष्य बोलेगा, x⁴ पावर लिखो नीचे,
और पावर में से एक कम करो। ये समझ में आता है? पावर लिखो नीचे x की पावर 4। अबे ये किसी को नहीं आ रहा हो तो प्लीज बोल दो, बाहर जाके नहीं बोलने का कि सर पावर को लिखो नीचे, हमने लिख दिया नीचे पैरों पे, पता नहीं क्या हुआ। फिर नीचे लिखने में तो कॉपी पे लिखना है, ठीक है, बट नीचे लिखना है। पहले पावर में साहब नीचे 4x³। अरे बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो नाच के दिखाओ मेरे को समझ में आ जाएगा कुछ आपको परेशानी चल रही है। प्लस माइनस को छेड़ना नहीं है, माइनस माइनस रहेगा, 8 8 रहेगा। फिर 8 किसी से मल्टीप्लाई हो, 8 को नहीं छेड़ना है, केवल x³। पावर को लिखिए नीचे और पावर में से एक कम कर दीजिए भाई। एक ही तो पॉइंट है यार। अगर केवल ऐसा कुछ दिख जाता x² x³, पावर को लिखो नीचे, पावर से मल्टीप्लाई करो मतलब पावर -1, और अगर कुछ कांस्टेंट है तो उसको वैसे ही रखो, तो इन दोनों का हो गया। आगे बोलो आगे। 3 तो 3 रहेगा, x² में पावर को लिखो नीचे, पावर में से एक कम करो, 2 - 1 1 हो जाएगा। 2 का 2 रहेगा, याद कर लेना x का डिफरेंशिएशन या अवकलन कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि तुम x की पावर 1 है ना, जब 1 को नीचे लिखोगे और 1 - 1 0 हो जाएगा, x की पावर 0 1 होता है। और केवल कांस्टेंट, केवल नियत राशि 0। तो 3 अवकलन याद कर लेना, 3 डिफरेंशिएशन। √x का कितना होता है? 1/2 √x। 1/x का कितना होता है? -1/x²। और केवल x का कितना होगा? 1 हो जाएगा। याद करना है, x की पावर n दिखा, x की पावर n, तो n को लिखो नीचे और x और फिर n - 1। तुम्हारे 99% केसेस में यही आएगा, इसलिए आप इसको देख लो। एक दो एग्जांपल और बोल रहा हूँ, फटाफट आप बताते चलो कि ये आपको क्लियर तो है क्या? सब क्लियर होंगे आपको। y की वैल्यू दी हुई है 3 √x प्लस 2/x माइनस 10। चलिए ये बता दीजिए फटाफट। -10x + 10 कर लेना, ऐसे कर देना। चलिए dy/dx, dy/dx, इसी में पहले dy/dx लिख रहे हो, पहले ऐसे बताओ ताकि तुम्हें चीजें, छोटी छोटी चीजें भूल जाते हो ना। बताओ पहले dy/dt पूछता मैं, पहले पूछता dy/dt, तो बोलना सर नहीं निकालेंगे हम आंसर। क्यों नहीं निकालोगे आंसर? सर t को बदलने से y नहीं बदल रहा है। सुन रहे हो क्या? निकाल मत देना फिजिक्स में आंसर, पहले देखना कि नीचे x लिखा तो हुआ है क्या, पता लगा बस रूल है अब कर दिया आंसर। इसका वाला मतलब है d/dt, जैसे प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब है जोड़ना, प्लस का मतलब क्या है? जोड़ना है। अब यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, तुमने 5 आंसर दे दिया तो गलत भी आ सकता है 5। मैं बोलता 2 किलोग्राम और 3 मीटर, तो बताओ 5 आंसर थोड़ी ना आएगा। तो प्लस की कंडीशन है, दोनों तरफ सेम यूनिट, सेम इकाई होनी चाहिए। 3 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम बराबर 5 किलोग्राम, प्लस की कंडीशन है। क्या देखा अपन ने कि दोनों तरफ की यूनिट क्या होनी चाहिए, इकाई क्या होनी चाहिए? सेम। ये कंडीशन है। ऐसे ही d/dt की भी कंडीशन है कि t बदलने पे y बदले तब तो आंसर लिखिए, वरना मत लिखिए। ऐसे लिखोगे क्या आंसर 2 किलोग्राम प्लस 3 मीटर, चुपचाप बैठे रहने का, सामने वाले बताएगा क्या होने वाला है अब, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे d/dt पहले कंडीशन, तो ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि आपके आगे डाउट आएंगे कि सर हमने तो लगा दिया डिफरेंशिएशन ही तो था। तो डिफरेंशिएशन कब होगा भैया? पहले कंडीशन, ऐसे 2 + 3 5 नहीं हुआ ना, यहाँ पे भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले d/dx ही निकाल सकता हूँ मैं, क्योंकि y केवल किस पे निर्भर कर रहा है? केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। यही निकलेगा, बस यही निकलेगा। तो अब इसमें आप बता दो डिफरेंशिएशन। अच्छा 3 किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को मुश्किल से भी मत छेड़ना, 3 3 रहेगा। √x का तो रटा हुआ है, √x का 1/2 √x बताया था ना। कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, √x का डिफरेंशिएशन। +2 तो वैसा ही है, +2 तो ऐसा ही है। क्या 2 के अलावा ये 1/x दिख रहा है आपको? क्योंकि 2 × 1 ही तो लिखा होगा, 2 × 1 को 1 लिख सकते हैं, तो 2 को तो वैसे ही लिखना है। क्या 1/x का डिफरेंशिएशन याद किया था आपने? 1/x का अवकलन -1/x², -10 रहेगा। क्या x का 1 याद किया है? क्या 10 कांस्टेंट है? 0 आ जाएगा। प्लीज याद कर लेंगे, अवकलन या डिफरेंशिएशन अगर अपने को चाहिए तो इस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। सुन रहे हो क्या? याद करना, कुछ ऐसा नहीं है मैथ्स चल रही है, मैथ्स, इसमें तुम्हें प्रूफ नहीं बताया मैंने, x की पावर n का प्रूफ क्या आता है, क्योंकि वो मैथ्स के कोर्स में है, अपने फिजिक्स के कोर्स में नहीं है। तो आप मैथ्स पढ़ाएंगे आपको, तब मैथ्स में बता दूंगा मैं कि कैसे कैसे आता है। तो याद करना है अपने को, कोई भी आपसे बोले कि डिफरेंशिएशन या अवकलन का क्या मतलब है, इसी तरीके से आएगा। इसी में अब अपन क्या करते हैं, कुछ और डिफरेंशिएशंस लिख लेते हैं, सारे रूल्स एक साथ लिख देते हैं। अभी तक क्या क्या पढ़ा है बार बार लिखो, बार बार लिखिए। पहले तो लिखो dy/dx
इसका आंसर लिखोगे कब? इसका आंसर कब लिखोगे? इसका उत्तर कब लिखोगे? y जब फंक्शन होगा x का, जब y में x दिख रहा हो। सब आगे मत पूछना मेरे से क्यों ऐसा, क्योंकि इसको हिंदी में मतलब होता है इसका, x को बदलने पर y कितना बदला। अब y में x है ही नहीं तो काहे बदलेगा, तो क्यों लिखूंगा उसका आंसर? नहीं लिखूंगा उसका आंसर। ठीक है, पहली तो ये कंडीशन है। कंडीशन जैसे प्लस की क्या कंडीशन होती है तुम्हें बताई नहीं बचपन में? प्लस की कंडीशन है दोनों तरफ सेम यूनिट होनी चाहिए, 1 मीटर प्लस 2 मीटर, 1 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम, वो कंडीशन है। उसके बाद आंसर लिखो। फिर आंसर कैसे लिखेंगे? जोड़ देंगे, जो भी जोड़ना है। ऐसे कंडीशन है ये। दूसरा फटाफट लिखिए, डी बाई डी एक्स किसी कांस्टेंट का, किसी नियत राशि का 0। तीसरा डी बाई डी एक्स अगर आ जाएगा एक्स की पावर एन का, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1। प्लीज याद कर लेना, खुशी खुशी याद करना। अगर डी बाई डी एक्स आ रहा है, कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई हो गया, किसी एक्स से, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया किसी से, तो कांस्टेंट को मत छेड़ना, केवल डिफरेंशिएशन या अवकलन जो एक्स का फंक्शन है या फलन है उसका कर देना। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो सर ये फंक्शन का क्या मतलब है, फलन का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, कुछ भी लिख दो एक्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं, फलन बोलते हैं। वैसे 10 से पहले आता है थोड़ा बहुत ये, है ना। तो ये 4th आ जाएगा। 5th में अगर डी बाई डी एक्स दिख रहा है आपको u प्लस वी का, तो पहले u का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर डिफरेंशिएशन या अवकलन किसका कर दो? v का। सिंपल रूल है ये, क्लास ही क्लास में याद हो जाने चाहिए, क्लास ही क्लास में, कुछ ऐसा नहीं है। ये 5th रूल हो गया। चलिए 6th रूल, 5th रूल तक तो ये सब तो याद करना है, ठीक है। इसके अलावा भी सारे मैं सब रूल्स लिख रहा हूं, आप तो इन्हें याद कर लो बस। 5th के आगे 6th रूल बताइए फटाफट। डी बाई डी एक्स अगर कोई x का पूछता तो कितना होता? 1। बताया है आपको। डी बाई डी एक्स कोई रूट एक्स का पूछता तो कितना हो जाता? 1/2 रूट एक्स। 8th डी बाई डी एक्स कोई 1/x का पूछता, -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर। समझ रहे हो? ये 8th रूल आया। अब 9th 10th 11th ये 3 नए रूल आएंगे जिसका डेरिवेशन मैं बताऊंगा नहीं, अपने फिजिक्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का वो आएगा 1/x। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का कितना आएगा? 1/x। ध्यान देना लॉग एक्स का ये जो बेस होगा ये e होना चाहिए। ऐसा नहीं लॉग एक्स का यहाँ पे बेस लिखा हो 10 या 2 या 3, तब आंसर नहीं आएगा। और याद रखना ये जो लॉग का बेस जब e होता है तब उसे ln x भी कहते हैं। तो लॉग का बेस अगर e है तो उसी को क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग, प्राकृतिक लॉग कहते हैं उसे, नेचुरल लॉग, है ना। नेपियर है, ये नेपियर को क्या थे, कैलकुलेशन आती नहीं थी, मैथमेटिशियन था नेपियर उसका नाम था। उसको प्लस माइनस तो करना आता था लेकिन उसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं आता था नेपियर को, ठीक है। तो उसने एक ऐसी मैथ्स बनाई जिसमें मल्टीप्लिकेशन होता ही नहीं है। अगर लॉग में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, लॉग a इंटू बी क्या होता है? लॉग a प्लस लॉग b। समझ रहे हो क्या? तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसको आती नहीं थी मल्टीप्लिकेशन, तो अगले ने एक मैथ्स ही बना दी जिसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होती नहीं है। लॉग में नहीं होती मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ऐसे तुम्हें भी कुछ नहीं आए तो उसकी बना दो वही कि ऐसे कर लो भाई, आंसर तो आएगा तो बना देना कुछ, तुम्हें भी नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। हम भी बताएंगे भैया क्लास में बैठे बैठे हीरो का दिमाग चला, नोबेल पुरस्कार। समझ रहे हो क्या? तो याद करना है अपने को, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, अवकलन कितना हो जाएगा? 1/x। 2 और फॉर्मूले याद करने, और रोज पूछूंगा मैं। मान लो तुम 2 बजे सो रहे हो, मैं आऊंगा थप्पड़ मारूंगा एक, तुम उठोगे क्या हुआ क्या हुआ, मैं बोलूंगा बता लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तुम बोलना 1/x, फिर सो जाना। समझ रहे हो क्या? याद करना है, सोते से भी जगह कोई पूछे याद करना है। 2 डिफरेंशिएशन और याद करो। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का, वो आपको याद रखना है प्यारा कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। लेकिन याद करना, लोग बात कंफ्यूज हो जाते हैं, सर साइन 30 का कॉस 30 क्यों नहीं हुआ? फिर साइन 30 भैया, यहाँ पे साइन एक्स ये वेरिएबल है, साइन एक्स बदलेगा ना, तुम एक्स बदलोगे तो साइन एक्स भी बदलेगा, लेकिन तुमने साइन 30 लिख दिया,
साइन 30 तो फिक्स हो गया सर, अब x बदलने में साइन 30 थोड़ा ना बदलेगा। तुमने log 2 लिख दिया तो 0 आ जाएगा आंसर, क्योंकि log 2 तो सर कुछ वैल्यू आएगी, है ना, और उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ऐसे ही आखिरी जो तुम्हें याद करना है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का, वो आएगा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का आएगा कॉस एक्स, समझ रहे हो क्या? साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस का कितना, माइनस साइन एक्स। याद करने रूल, सुबह शाम याद करने, मैथ्स है, फिजिक्स नहीं है। आपको हम तैयार कर रहे हैं, पहले फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे, आपका दिमाग डेवलप कर रहे हैं कि भैया इतना अगला अगर झेल सकता है तब तो इसे आगे दाखिला देंगे। जैसे पहले ट्रेनिंग होती है ना, पहले एक गोली दी, गोली चला के देखी तो गोली चलाई और आदमी खुद ही गिर गया, तो पहले टेस्ट हो रहा है आपका भैया कि ये सब आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, फिर फिजिक्स पढ़ाना चालू करेंगे। तो अभी ये याद करना है सिंपली, डिफरेंशिएशन अवकलन क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि चीज़ें प्रकृति में जो होती है ना वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। मैं अच्छा आदमी बनूंगा कि नहीं बनूंगा वो निर्भर करता है मेरी दोस्ती किससे होती है। अब दोस्ती मेरी हीरो से हो गई, जो सुबह शाम इधर उधर गलियों में घूम रहा है, तो मैं भी फिर हीरो ही बनने वाला हूँ। मेरी दोस्ती हो गई डॉक्टर से, मैं भी क्या बनने वाला हूँ, डॉक्टर। तो आपका लक्ष्य पाना वो निर्भर करेगा आपकी दोस्ती किससे होती है, समझ रहे हो क्या? तो चीज़ें निर्भर करती हैं एक दूसरे पे। सर मैं हीरो बनूंगा कि नहीं बनूंगा वो निर्भर करता है आपकी शक्ल कैसी है। सर शक्ल तो देख लो ऐसी दी है भगवान ने, जरूर हीरो बनोगे आप, समझ रहे हो क्या? तो चीज़ें निर्भर करती हैं, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, वाई एक्स एक दूसरे पे डिपेंड करेगा। और अगर निर्भर ना करे तो आंसर मत निकालो, जैसे डी वाई बाई डी टी, अब वाई में टी नहीं है तो नहीं निकलेगा आंसर, और वाई में एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आएगा। आंसर आएगा तो भाई ये 10-11 आंसर हैं। रूल्स, 2 रूल्स और हैं, 2 क्या इनफैक्ट 3 ही है, लेकिन अभी आप इसमें अगला रूल लिखो, एक और हेडिंग लिखेंगे और घबराएंगे नहीं। अब नेक्स्ट रूल से, इसमें है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये आज का आखिरी रूल है, प्रोडक्ट रूल, और फिर सवाल करेंगे। प्रोडक्ट रूल मतलब मान लीजिए आपको x और x मल्टीप्लाई हो रहे थे, कोई f भी होता है x का फंक्शन, कोई g भी होता है x का फंक्शन, है ना। जैसे नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको x इंटू साइन एक्स दिया होता, अगर x इंटू साइन, अगर एक कांस्टेंट होता तब तो हम क्या करते, मान लीजिए 2 साइन एक्स होता, तब तो हमने बताया हुआ है कांस्टेंट को छेड़ना नहीं है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो। सर साइन एक्स का तो कॉस एक्स, तो 2 cos x आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो ये दोनों ही x और x हो गए सर, तो अब वो वाला रूल तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे x से x मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, गुणनफल का रूल लगेगा। इसका सिंपल सा मतलब है सबकी बारी आएगी, सब अपनी बारी का इंतजार करो, सबका डिफरेंशिएशन होगा, एक बार में एक का होगा। सबसे पहले मान लो सुंदर लग गया तुम्हें f, तो f को मत छेड़ना, जो सुंदर लग रहा है सर f को ऐसे ही लिख दो, तो डिफरेंशिएशन किसका कर दोगे, g का। सबका होगा बारी बारी से, पहले f को ऐसे ही लिखा और डिफरेंशिएशन या अवकलन किसका कर दिया, g का। ऐसे टिक मार देना कि g का डिफरेंशिएशन हो गया। अब g को नहीं छेड़ेंगे, अब डिफरेंशिएशन या अवकलन किसका करेंगे हम, f का करेंगे। सबका डिफरेंशिएशन होगा लेकिन एक बार में एक का होगा, समझ रहे हो गया, एक बार में एक का डिफरेंशिएशन। पहली बार मैंने x का डिफरेंशिएशन कर दिया तो साइन x को नहीं छेड़ूंगा, फिर बीच में लगाऊंगा प्लस। अब मैंने x का डिफरेंशिएशन पहली बार में कर लिया था, अब दूसरी बार में किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन x का, उस वक्त x को नहीं छेड़ूंगा। बारी बारी से सबका डिफरेंशिएशन होगा, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, सजा सबको मिलेगी, बारी बारी से मिलेगी, देखो है ना। तो इसलिए आप क्या करो, शक्लें सुधारो पहले और लिखो पहले यही क्वेश्चन का x साइन x, मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन हमसे कोई पूछता तो याद करना है एक बार में एक का डिफरेंशिएशन। बताओ x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, केवल x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो x पे टिक मार लेना कि x का डिफरेंशिएशन मैंने लिख दिया, तो एक बार में एक का ही करना है, साइन x को मत छेड़ना, साइन x को ऐसे ही नोट डाउन कर लेना, प्लस लगा देना। पहले x का डिफरेंशिएशन हो गया, अब बारी किसकी है, साइन x की, तो अब x को तो वैसे ही लिखना क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो पहले ही हो गया। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन x का, साइन x का कितना होता है cos x, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक बार में एक का डिफरेंशिएशन करना है, चाहे कुछ भी लिखा हुआ है, फिर से करिए, y की वैल्यू √x cos x। आइए प्रश्न करते हैं
अगला प्रश्न, dy बाय dx। बोलेंगे क्लास के सारे हीरो हीरोइन आंसर निकालेंगे। खुश हो जाते हो ना तुम हीरो हीरोइन कहने पे? सर मजा आ गया, आज तक पिताजी ने कभी नहीं बोला हमें, आपने जो रातों रात हमें स्टार बनाया है। बताओ रूट एक्स कॉस एक्स, सबसे पहले रूट एक्स के ऊपर टिक लगा दो, मतलब पहले डिफरेंशिएशन किसका? रूट एक्स का। रूट एक्स का कितना होता था अवकलन? 1/2 रूट एक्स। कॉस एक्स को मत छेड़ना, छेड़ेंगे लेकिन एक एक करके छेड़ेंगे, एक साथ नहीं छेड़ेंगे, समझ रहे हो क्या? एक एक करके। पहले रूट एक्स को छेड़ दिया, कॉस एक्स के साथ कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे लिखने का। उसके बाद पहले बदतमीजी किसके साथ की थी? रूट एक्स के साथ। अब इसको और नहीं छेड़ने का, ऐसे पहले ही छेड़ दिया, इसको ऐसे ही लिख लो। अब छेड़ने की बारी किसकी है? रूट एक्स की। एक एक करके छेड़ने का। कॉस एक्स का कितना आएगा? माइनस साइन एक्स। समझ रहे हो क्या? एक एक करके छेड़ना है, छोड़ेंगे किसी को नहीं, छेड़ेंगे सबको, लेकिन एक साथ छेड़ोगे ना तो पिटोगे। एक एक करके, एक एक करके छेड़ने का। मान लीजिए y की वैल्यू रूट एक्स, साइन एक्स, एलन एक्स, ऐसे रहती। 2, 3, 4, 5 कितने भी मल्टीप्लाई हो रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, छेड़ेंगे एक एक करके, बस इतना याद रखो आप। वो तो तुम्हें बचपन से ही याद था। सर कैसी बात कर रहे हो आप? ये तो मैं बचपन से पता था। एक एक बताइए। सबसे पहले बारी आई रूट एक्स की। अगर रूट एक्स को आपने छेड़ा तो रूट एक्स का कितना आंसर आ जाएगा? 1/2 रूट एक्स। बोला ना, और किसी से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मतलब और सबको वैसे ही लिख लो। साइन एक्स को वैसे और एलन एक्स को भी वैसे। टिक इसलिए लगाए ताकि याद रहे किसका डिफरेंशिएशन हो गया, किसको छेड़ दिया, रूट एक्स हो गया। इसके बाद अब किसको छेड़ेंगे? किसी को भी छेड़ दो, बस रूट एक्स को नहीं, उसको एक बार छेड़ चुके हो आप। साइन एक्स को छेड़ेंगे इस बार, तो साइन एक्स का कितना लिख दो? कॉस एक्स। और साइन एक्स को छेड़ दिया है तो बाकी दोनों को एज इट इज लिख देना, बाकी दोनों को वैसे ही लिख देना, वैसे ही मतलब रूट एक्स एलन एक्स। समझ रहे हो क्या? एक बार में एक को छेड़ना है बस यार, इससे आसान कुछ नहीं है। इन दोनों को छेड़ दिया है, एलन एक्स बुरा मान गया कि मेरे को भी छेड़ो, ऐसी क्या बात है? तो एलन एक्स बोलो, एलन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। और इस बार एलन एक्स को छेड़ रहे हो ना, बाकी सबको नहीं छेड़ने का, बाकी सबको वैसे ही लिख देने का। एक बार में एक को, ये होता है प्रोडक्ट रूल। और अपने तो 2 ही फंक्शंस आएंगे, ऐसे तो मैथ्स वालों के आएंगे 3-4, अपने तो 2 ही आएंगे, सिंपल 2 टर्म्स लिखी हुई आएंगी। और याद करना, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैं 2 अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि दोनों का डिफरेंस y बराबर 2 साइन एक्स और y बराबर एलन एक्स साइन एक्स। इन दोनों का डिफरेंशिएशन अगर मैं निकालता, देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट कांस्टेंट। जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे भी चाहो तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, आंसर वही आएगा। बताओ, 2 चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो कैसे करते थे डिफरेंशिएशन? एक बार में एक को छेड़ते थे ना। मान लो आप 2 को ऐसे ही रखते और छेड़ते किसको? साइन एक्स को, तो क्या आता? कॉस एक्स। तो साइन एक्स को छेड़ दिया। अगली बार साइन एक्स को वैसे ही रखोगे और 2 को छेड़ोगे, 2 का डिफरेंशिएशन 0। क्या ये वाली टर्म 0 हो गई? तो प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, अगर कांस्टेंट है तो अपने आप वही आएगा। कांस्टेंट को वैसे ही रखो और अवकलन या डिफरेंशिएशन केवल किसका? जो एक्स वाला होगा। याद करना है, अगर दोनों एक्स में हैं तब लगेगा प्रोडक्ट रूल। इसका आंसर कैसे निकालोगे? अगर इसका dy/dx निकालना चाह रहे हैं आप, तो पहले log x को छेड़िए भाई। तो log x को छेड़ोगे तो 1/x, sin x को मत छेड़ना। अब log x को छेड़ चुके हो आप, अब बारी है sin x की। sin x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? cos x। और log x को मत छेड़ना, वो कितना हो जाएगा? log x या ln x का ln x ही रहेगा। एक बार में एक को छेड़ना है, बाकी सबको वैसे ही लिखते चलो जब तक कि सबको ना छेड़ दो। बारी बारी से सबको छेड़ना है। यहाँ पे 2 टर्म्स थी तो 2 बार छेड़ेंगे, इसलिए देखो प्लस के इधर भी कुछ लिखा हुआ है, प्लस के इधर 2 टर्म आ रही है, 2 राशि आ रही है। अभी इससे पहले अगर 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी तो बारी बारी से सबको छेड़ोगे तो 3 बार छेड़ना पड़ेगा। एक बार इसको छेड़ना, एक बार इसको छेड़ना, एक बार इसको छेड़ना, और 3 बार छेड़ोगे 3 टर्म्स बनेंगी। देखो 3 टर्म्स बन रही होंगी, 3 राशियां बन रही होगी। तो एक बार में एक को ही डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर 10 राशियां होंगी तो 10 टर्म्स बनेंगी अलग अलग, एक बार में एक को ही करना है बस। तो बस ये याद करना है अपने को। तो डिफरेंशिएशन में थोड़ी बहुत चीज़ें और बाकी हैं, वो अपन कल कंटिन्यू करेंगे। रूल चिल्लाएंगे एक बार, सब जाग जाओ। जाग रहे हो सब? रूल चिल्लाएंगे सब, बताइए। dy/dx
तभी आंसर देगा जब y में x दिखेगा। समझ रहे हो गया? अब y दिख रहा है एक्स स्क्वायर और मैंने पूछा एक्स स्क्वायर का अवकलन कर दो विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t। तो dy बाई डी टी आंसर मत दीजिए, वो जीरो होगा नहीं होगा वो छोड़िए, आंसर नहीं देंगे अपन। क्या होगा वो कल सीखेंगे अपन, है ना। आंसर तभी देना है जब ऊपर भी कुछ x में लिखाओ और नीचे भी x में, या ऊपर भी कुछ t में लिखाओ नीचे भी कुछ t में, तब डिफरेंशिएशन या अवकलन होगा। उसमें याद करेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या अवकलन कितना होगा, आपके ज्ञान के बराबर। कितना होगा? 0, 0। समझ रहे हो गया? कांस्टेंट का अवकलन डिफरेंशिएशन 0 होगा, 0। अगर x की पावर n है तो डिफरेंशिएशन या अवकलन कितना होगा? n x की पावर n माइनस 1। याद करना है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, रूट x का 1/2 रूट x होगा, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होगा, ln x का 1/x होगा, साइन x का cos x होगा, cos x का माइनस साइन x होगा। अगर दो के बीच में प्लस आया होगा तो डिफरेंशिएशन या अवकलन के बाद भी प्लस प्लस ही रहेगा। अगर कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कांस्टेंट वैसा ही रहेगा जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, केवल उसका डिफरेंशिएशन। और दोनों x x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक बार में एक का, एक बार में एक का दूसरा वैसा ही, दूसरे बार में दूसरे का पहला वैसा ही रहेगा, तो ये प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। तो इसको अपन आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।